साथियों नमस्कार, मैं रवि बेनीवाल लक्ष्य कोचिंग सिरसा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महारानी मेरी आती है और वो घोषणा कर देती है कि राजधानी परिवर्तन है और किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। गांधी जी किस प्रकार अपने आप को एक बड़ा नेता बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। 1914 तक हमने बातें की थी, 1915 की कुछ बातें की गई थी। अब हम 1916 से आगे बढ़ते हैं साथियों, तो पूरा ध्यान सामने। 1916 का वह साल आ गया जब प्रथम विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा में चल रहा है। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा में चल रहा है और इसी समय तिलक जी को भी रिहा कर दिया गया है। तिलक जी को रिहा कर दिया गया है। तिलक जी जेल में रहकर आए हैं, तो तिलक जी भी कुछ अब उदार प्रवृत्ति के हो गए हैं। तिलक उदार प्रवृत्ति के हो गए हैं, तो तिलक को ये लगने लगा यदि इसी प्रकार कांग्रेस का विभाजन होता रहा, भारतीय आपस में लड़ते रहे, तो हमारी आजादी का सपना कहीं हमसे बहुत दूर ना हो जाए। इसीलिए गांधी जी और ये तिलक जी एनी बेसेंट को मिलाकर, मोहम्मद अली जिन्ना को मिलाकर एक मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि कांग्रेस का किसी भी प्रकार से वो कांग्रेस का रूप आ जाए जो 1905 से पहले था। साथियों, इस सभी समझौते को एक प्रारूप में लाया गया और वो था लखनऊ समझौता। कांग्रेस का 1916 में लखनऊ समझौता होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ समझौते में दो महत्वपूर्ण बातें होती है। साथियों, दो महत्वपूर्ण बातें होती है। पहली बात तो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ में एकीकरण हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और अंग्रेजों ने उकसा के मुसलमानों को मुस्लिम लीग बनवाई थी। उन्हें प्रारंभ में तो यह प्रलोभन दिया गया था कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन थोड़े ही समय बाद मुसलमान समझ गए कि अंग्रेज किसी के नहीं होते हैं। तो अब ये दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के मध्य भी समझौता हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता करवाया था, वो करवाया था तिलक और इसकी तरफ से आया था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात लखनऊ समझौते में होती है, लखनऊ समझौता 1916 में होता है। कांग्रेस का सालाना अधिवेशन भी लखनऊ में हो रहा था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। तो इस समझौते में कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। सात में सात छूट गया था, वो सात 1916 में साथ हो गया, यानी गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए हैं। गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए हैं और इसकी वजह है तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के माध्यम से कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक हो जाता है और तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात है साथियों, 1916 का साल में लाख रुपए की बात हुई थी। 1916 में लाख रुपए की बात हुई थी। 1916 में लाख रुपए की बात हुई थी, क्योंकि कांग्रेस का समझौता हो गया मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि गरम दल का समझौता हो गया नरम दल के पास,
और अब सभी लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि हम सभी लोग मिलकर अब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाएंगे। तो 1916 में जितने प्रयास किए गए थे उन सभी की अगुवाई की थी एनी बेसेंट ने। अगुवाई किसने की थी? एनी बेसेंट ने इन सभी की अगुवाई की थी। इसके बाद की बात है साथियों, 1916 में एनी बेसेंट एक काम और करती है जिसका नाम है होम रूल लीग। होम रूल यानी स्वशासन लीग एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू की थी। साथियों 1916 में 2 होम रूल लीग बनती है, एक एनी बेसेंट बनाती है, एक तिलक बनाता है। एनी बेसेंट जो बनाती है वो मद्रास में बनाती है। कहां बनाती है? मद्रास में, और मद्रास में जगह का नाम था ओडियार। जो तिलक अपनी होम रूल लीग बनाते हैं वो बनाते हैं बेलगांव में, बेलगांव पुणे में। 1916 को दोबारा पढ़िए। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। इसमें प्रयास किए थे तिलक ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1916 में ही लखनऊ समझौते में ही कांग्रेस का गरम दल और कांग्रेस का नरम दल दोनों एक मंच पर आए। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना करती है और होम रूल लीग की स्थापना की गई थी मद्रास में, मद्रास के ओडियार में। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी इसमें भारत के सभी बड़े नेता शामिल गए और कहते हैं कि इसकी 200 से अधिक शाखाएं बना दी गई थी होम रूल लीग की। जो तिलक ने भी होम रूल लीग बनाई थी वो बनाई थी बेलगांव में। बेलगांव पुणे में है साथियों, और वहां पर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की। तिलक की जो होम रूल थी उसकी 6 शाखाएं थी। महत्वपूर्ण बात है, दोबारा सुनिए। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई जिसकी पूरे भारत में 200 शाखाएं हैं। तिलक ने होम रूल लीग बनाई जिसमें लगभग 6 शाखाएं हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई जिसमें लगभग 1917 तक 14,000 लोग इसमें शामिल हो गए। एनी बेसेंट ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया था। एनी बेसेंट ने कहा कि जो लोग कभी अंग्रेजों का समर्थन करते थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। भारतीय सेवक समाज, इसकी स्थापना गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो भारतीय सेवक समाज के जो लोग थे, जो इसके सदस्य थे, उन लोगों को होम रूल लीग में एनी बेसेंट ने प्रवेश नहीं दिया। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एनी बेसेंट ने भारतीय सेवक समाज के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश नहीं दिया। ये बात कब की होती है? 1916 की। अब बात करते हैं 1917 की। साथियों, चाहे जिंदगी में कुछ भी काम करना हो, इसके लिए गुरु की महत्ता जरूरी है। गुरु की आवश्यकता जरूरी होती है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। कहते हैं कि गुरु आपको वहां से निकालेगा जहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता है। दुनिया का हर एक कामयाब इंसान अपने गुरु की वजह से हुआ है। भगवान श्री राम के पास में गुरु थे, भगवान कृष्ण के पास में गुरु थे, महात्मा बुद्ध के पास में गुरु थे।
चंद्रगुप्त मौर्य के पास में भी गुरु थे, सिकंदर के पास में गुरु थे, आज के टाइम में टाटा, अंबानी, बिरला, डालमिया, सिंघानिया सभी के पास में गुरु है, तभी वो कामयाब है। और सभी महान महान गुरुओं ने अपने जीवन का सार किताबों में लिख दिया है, तो किताबों को पढ़ते रहिए। ये आपकी सच्ची गुरु है, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और किसी इंसान को गुरु बनाने में हमें बड़ी हिचकिचाहट होती है। गुरु अच्छा मैं बनाऊं, तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं 1917। 1916 में महान प्रयास किया था एनी बेसेंट ने सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए। इस बात का प्रोत्साहन तो एनी बेसेंट को देना ही चाहिए। और 1917 में कहते हैं साथियों, कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। 1916 में कहां पर हुआ था? लखनऊ में, क्योंकि वहां तो लाख रुपए की बात हुई थी। 1917 में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कलकत्ता में होता है और यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है श्रीमती एनी बेसेंट को। साथियों, ऐसा पहला मौका था इतिहास का। इतिहास में ये पहली बार हुआ। 1885 में कांग्रेस बनी थी। लगभग 32 साल कांग्रेस को बने हुए हो गए थे। आज तक कोई भी महिला कांग्रेस की नहीं बन पाई थी। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। महत्वपूर्ण बात है ये। 1917 में पहली बार तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बन गई। लेकिन यहां पे याद रखने योग्य बात यह है कि आजादी से पहले यानी 1947 से पहले कांग्रेस की अध्यक्ष 3 बार महिलाएं रही है। 3 बार महिलाएं रही है। पहली बार तो 1917 में रही, एनी बेसेंट रही। इसके बाद में 8-8 साल के अंतराल से रही, यानी 1925 में महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। फिर 8 साल बाद तो 1933 में। आजादी से पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस की अध्यक्ष 3 बार महिलाएं बनी थी। पहली बार 1917 में बनी, उसके बाद में 8-8 साल के अंतराल से बनी, 1925 में बनी, 1933 में बनी। याद रखिए साथियों, देखो मैंने यहां कलकत्ता लिखा है और यहां भी कलकत्ता ही होगा, क्योंकि मैंने आपको एक लाइन कम से कम 7-8 बार बोली है। अच्छे अच्छे अधिवेशन कलकत्ता में होते हैं, अच्छे अच्छे एक्ट मार्च में आते हैं, अच्छे अच्छे लोक देवता भादवे में आते हैं, अच्छे अच्छे संत बैसाख में आते हैं, अच्छी अच्छी बीमारियां 100 साल के अंतराल से आती है। तो 1917 में कलकत्ता, 1933 में कलकत्ता, बीच में रह गया 1925। 2 नंबर वाला है 1925। और इंसान के 2 ही होते हैं, कान, तो दूसरा है कानपुर। तो 1925 में कानपुर में। देखिए 1917 वाले में तो एनी बेसेंट बन गई। 1925 में जब कानपुर में हुआ तब बनी थी सरोजनी नायडू। द नाइटिंगेल इसे कहा जाता है। और यह सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। ये तो एक विदेशी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाली जो महिला है वो कौन है, तो वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मम्मी, राहुल गांधी। 1933 में कलकत्ता, 1933 में कलकत्ता में जब हुआ था तब इसमें अध्यक्षा बनी थी नलिनी सेन गुप्ता। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। छोटी सी बात यह है, कांग्रेस का परिवार,
कांग्रेस का जो वट वृक्ष है, किसी को आपत्ति हो सकती है लेकिन जानकारी यही है, व्यक्ति था फिरोज खान। फिरोज खान के 3 पुत्र हुए, जिनमें से एक था मोइन खान, एक था अली खान, एक बेटा और था। तो मोइन खान हिंदुस्तान में आ गया, गुजरात में रहने लगा, नमक का व्यापार करने लगा, स्वयं का नाम मोतीलाल नेहरू रख लिया। इसका एक भाई अली खान कश्मीर चला गया और शेख अब्दुल्ला वाला परिवार इसका वारिस है। इसके बाद में इनका एक भाई और था जिसकी मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। मोतीलाल नेहरू को प्रेम हो गया था स्वरूपदेव के साथ में और इनसे बेटा हो गया था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को प्रेम हो गया कमला नेहरू से, इनकी शादी हो गई, इनकी एक बेटी हो गई, नाम था इंदिरा। इंदिरा बड़ी हुई तो उसे एक मोहब्बत हो गई थी, वो हो गई थी फिरोज खान के साथ में। फिरोज खान के साथ में उसका निकाह किया गया, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि भारतीय आज़ादी का समय है, कहीं सांपड़े दंगे ना हो जाएं, इसलिए फिरोज को गांधी जी ने अपना बेटा माना और नाम पड़ा फिरोज गांधी, और वो हो गई सोनिया गांधी। अब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी। अब इनका बेटा हुआ राजीव और संजय। राजीव गांधी एक बार चला गया इटली में, कहते हैं किसी क्लब में गया था वो, पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में, और वहां पे उसे मिल गई थी सोनिया मिल गई थी। इनका विवाह हो गया, एक पुत्र हो गया, एक पुत्री हो गई, एक राहुल हो गया, एक प्रियंका हो गई। बाद में प्रियंका की शादी हो गई रॉबर्ट वाड्रा के साथ में, इसके एक बेटा और एक बेटी हो गई। और ये राहुल गांधी 50-52 साल का नौजवान लड़का अपनी जिंदगी जी रहा है। तो साथियों आगे की बात है ये 1918 का समय आ गया है। गांधी जी अभी तक भारत का प्रसिद्ध नेता तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सुर्खियों में गांधी जी रहने लग गया है। तभी नियति को कुछ और ही मंजूर था, और एक जगह है चंपारण। चंपारण से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के पास में और कहा, गांधी जी हम 3 कठिया लगान से प्रभावित हैं। यानी इसका मतलब था कि हमसे जबरन नील की खेती करवाई जाती है। 15% भाग पर जमीन पे हमें नील की खेती करनी होती है, और साथियों जहां पर एक बार नील की खेती हो जाए वहां अन्य कोई फसल नहीं होती है, जमीन बंजर हो जाती है। तो हम इस प्रथा से, इस रस्मो रिवाज से बहुत प्रभावित हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। कहते हैं गांधी जी चंपारण में गए थे, वहां जाकर आंदोलन किया गया था, और इसी दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी को बापू सरोजिनी नायडू ने कहा था, गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था चंपारण किसान आंदोलन में। गांधी जी का यह आंदोलन सफल हुआ, और थोड़े ही समय बाद गांधी जी ने एक आंदोलन और किया था जिसका नाम था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। सुनिए इसके बारे में। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन मजदूरों ने चलाया था। प्लेग फैल गया था, तो वो ये चाहते थे कि हमें कम से कम 35% बोनस दिया जाए। व्यापारियों से मांग थी, व्यापारी नहीं मान रहे थे। तभी गांधी जी वहां गया और अनशन किया था। गांधी जी का पहला अनशन अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में हुआ था। इसमें अचंभित करने वाली बात यह है, गांधी जी जिसके खिलाफ गया था उस व्यक्ति का नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई एक व्यापारी था, और अंबालाल साराभाई वो व्यक्ति है, जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था तो चंदा अंबालाल साराभाई ने दिया था।
डोनेशन अम्बालाल साराभाई ने दिया था, उसी अम्बालाल साराभाई के खिलाफ गांधी जी चला गया है और भूख हड़ताल चल रही है। साथियों, भूख हड़ताल चल रही थी और कहते हैं गांधी जी में नेतृत्व करने की एक अद्भुत क्षमता थी। अपने भाई के खिलाफ बहन खड़ी हो गई थी, उसका नाम था अनसुईया बेन। अनसुईया बहन अम्बालाल साराभाई की बहन थी और गांधी जी के साथ में अनशन पर बैठ गई। थोड़े ही समय बाद गांधी जी की बातों को मान लिया गया, गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ, गांधी जी की विजय हुई। इसके बाद में गांधी जी का एक छोटा आंदोलन और था जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा किसान आंदोलन भी होता है, जहां पे इंदुलाल याग्निक था। यह भी गांधी जी का एक सफल आंदोलन था। साथियों, 1918 का समय चल रहा था और 1918 के समय में प्रकृति ने अपना रुख कुछ बदल लिया और घटना यह घटी कि जो मंजर 1914 में शुरू हुआ था उसका चरम काल आ गया और वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1918 में वो समाप्त हो गया। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, धुरी राष्ट्रों ने माफी मांग ली और कहते हैं कि जब नेताओं की एक मीटिंग हुई तो जो हारे हुए देशों के राजा थे, लोग थे, उनको हथकड़ी पहनाकर सामने लाया गया था। हारे हुए लोगों के साथ, हारे हुए देशों के साथ जीते हुए देशों ने अपमानजनक संधियां की थी, अपमानजनक संधियां की थी। और इसी दौरान जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी, तुर्की के साथ में सेब्रे की संधि हुई थी। ऐसी ऐसी अपमानजनक संधियां की गई थी। उनसे लगभग सभी आर्थिक अधिकार छीन लिए गए, भूखमरी बढ़ने लगी थी इन प्रांतों में। लेकिन गांधी जी को उम्मीद है कि अब जैसे ही ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, अंग्रेज भारतीयों को कुछ देंगे। अंग्रेज कुछ और ही सोच रहे थे। साथियों, जब भी युद्ध चलता है, जब भी देश में आपातकाल की स्थिति होती है, तब समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और वो सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज व्यस्त हो गए थे धुरी राष्ट्रों से लड़ने में, तब असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। बहुत अंग्रेजों को मारा गया था, बहुत संपत्ति को लूटा गया था और अंग्रेज इस बात को भूले नहीं थे। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, एक और तो भारतीय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा देश इंग्लैंड जीत गया है और वो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा है कि जब हम युद्ध में व्यस्त थे, भारतीय लोगों ने हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज इस बात को नहीं भूले और अंग्रेजों ने इसके लिए एक एक्ट लाने की तैयारी कर दी जिसका नाम था रोलेट एक्ट। साथियों, वो रोलेट एक्ट लेकर आ गए और इस एक्ट के तहत किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी व्यक्ति को केवल शक के दायरे में गिरफ्तार किया जा सकता है। शक के दायरे में गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। उसे वकील करने का अधिकार नहीं है, उसे अपील करने का अधिकार नहीं है, उसे दलील रखने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता ने इसे काला कानून कह दिया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। इसके तहत 2 वर्ष की सजा होती थी। अंग्रेजों ने यह एक्ट पारित कर दिया। साथियों, एक और तो यह एक्ट पारित हो गया है,
समय 1919 का चल रहा है। यहां पे बहुत सारी पेचीदियां हैं, आप इनको समझिए। 1919 में एक तो काम ये हो गया कि रोलेट एक्ट, और भारतीय लोग सरकार से अच्छी उम्मीद कर रहे थे। 1919 में ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को सांप्रदायिकता का विस्तार करने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो इसके तहत ये हुआ कि जो सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909 में हुई थी, उसका विस्तार 1919 में हुआ। 1909 में तो अंग्रेजों ने भारतीयों के हिंदुओं की सीटों को घटा दिया था, मुसलमानों की सीटों को बढ़ा दिया था। अब की बार अंग्रेजों ने ईसाइयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व क्षेत्र दे दिया, उन्हें भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। भारतीय जनता मानने को तैयार नहीं है, और तभी पूरे विश्व में भी एक हलचल हो गई। पूरे विश्व में यह हलचल हुई साथियों कि जब जर्मनी के साथ में वर्साए की संधि हुई और तुर्की के साथ में सेब्रे की संधि हुई। साथियों, तुर्की तुर्कों ने बसाई थी, तुर्कों ने बसाई थी, और जो तुर्की का राजा होता था, तुर्की का जो सुल्तान होता था, उस सुल्तान को पूरे विश्व के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, अपना धर्म प्रधान मानते थे। गहरी आस्था होती थी लोगों को। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को पहले ही कहा था कि हम ये जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये राजतंत्र को समाप्त करने के लिए और प्रजातंत्र को लागू करने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने तुर्की का जो खलीफा था उसे गद्दी से हटा दिया, उसके सभी राजचिन्ह थे उनको छीन लिया गया, उसके सभी अधिकारों को मोड़ दिया गया, उसकी जमीनें ले ली गई। अब खलीफा एक साधारण व्यक्ति बनकर रह गया, और पूरे विश्व के मुसलमानों को इसकी बहुत ही ठेस पहुंची। साथियों, मुसलमान तो भारत में भी थे, और विश्व के हर कोने कोने में इस खलीफा के आत्मसम्मान के लिए सहानुभूति उठने लगी। तभी गांधी जी को लगा यह अच्छा मौका है, आज मैं हिंदुओं और मुसलमानों को एक मंच पर ला सकता हूं। तो गांधी जी ने तुर्की के खलीफा के सम्मान में एक आंदोलन की शुरुआत कर दी साथियों, जिसे कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया, और तुर्की के सुल्तान के सम्मान में किया गया। भारतीय मुसलमानों को एक मंच पर लाया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें दो अली बंधु भी थे, मोहम्मद अली और एक था शौकत अली। खिलाफत आंदोलन चल रहा है, एक और रोलेट एक्ट भी चल रहा है। अब क्या कर रहे थे अंग्रेज ऐसे कर रहे थे, उन्हें जिस भी व्यक्ति पर शक है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। ना तो अपील का अधिकार है, ना दलील रखने का है, ना वकील करने का है, सीधी सजा मिल रही है, एनकाउंटर हो रहा है, 2-2 साल की सजा भुगत रहे हैं। तभी साथियों एक घटना घटी। जगह थी पंजाब, और पंजाब का अमृतसर जिला में जगह थी जलियांवाला बाग। साथियों, बैसाखी का त्योहार आ गया था, अप्रैल का महीना था, रोलेट एक्ट भी चल रहा है। हालांकि रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था जगह जगह है। तो रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, तभी
पंजाब की जो अंग्रेजी सरकार थी, पंजाब की अंग्रेजी सरकार ने साथियों 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल शास्त्री और एक का नाम था सैफुद्दीन खिचलू। ये 2 पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी जनता हकी बकी रह गई थी कि इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कैसे कर लिया गया। कहते हैं 6 अप्रैल का दिन था, पूरे भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी। करते 13 अप्रैल का दिन आया। इससे पहले 1-2 दिन पहले पंजाब के हालात बिगड़ने लगे। तभी पंजाब में जो अंग्रेजी सरकार थी, पंजाब की अंग्रेजी सरकार ने पूरे पंजाब प्रांत में मार्शल लॉ यानी धारा 144 लगा दी। कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे पंजाब में। लेकिन जनता अनपढ़ थी और इस समय जो पंजाब का गवर्नर है उसका नाम था माइकल ओ डायर। देखिए साथियों, यहां पे आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं लेकिन सही पढ़िए। पंजाब का गवर्नर है माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर ने अपने सभी लेफ्टिनेंट गवर्नरों को कहा कि मैं पंजाब का गवर्नर हूं और मैं इस बात का आदेश देता हूं कि पूरे पंजाब में धारा 144 लगा दी जाए। यह समाचार साथियों अमृतसर में पहुंचा। जैसे ही अमृतसर में यह समाचार पहुंचा तो अमृतसर में माइकल ओ डायर के नीचे काम करने वाला अंग्रेज व्यक्ति था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर के पास में जैसे यह समाचार पहुंचा, जनरल ओ डायर ने इस समाचार की प्रतिलिपि केवल अपने दफ्तर के बाहर चस्पा कर दी गई। आम जन को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। आम जन को इस बात की जानकारी नहीं है कि पूरे पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू है। और करते करते कहते हैं 13 अप्रैल का दिन आ गया। वैसाखी का दिन था साथियों, और वैसाखी का त्योहार पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पंजाब में वैसाखी का त्योहार चल रहा था। कहते हैं जलियांवाला बाग जगह थी और वहां पर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, महिलाएं, पुरुष सभी लोग आए हुए थे और बड़ी ही खुशी खुशी अपनी वो रस्मों रिवाज अदा कर रहे थे। पता लगा जनरल ओ डायर को कि ऐसे करके ऐसे कुछ एक लोग हजारों की संख्या में हैं और वहां पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए हैं। तभी जनरल ओ डायर ने माइकल ओ डायर के पास में पत्र भेजा और पूछा कि महोदय ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो माइकल ओ डायर ने सीधा सीधा एनकाउंटर का आदेश दे दिया साथियों। जैसे ही यह आदेश दिया गया, जनरल ओ डायर अपने पास कहते हैं जितनी भी इसके पास में तोपें थी और बंदूकें थी, उन सभी को लाकर जलियांवाला बाग जो है उसका एक ही गेट है वहां पर खड़ी कर दी गई और इतनी तोपें और गोलियां चलाई गई, लोग तहस महस हो गए। लोग निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जो कुआं बना हुआ था उसमें कूदने लगे। दम घुटने से भी लोगों की मृत्यु हो गई। जनरल ओ डायर का कृत्य सालों साल बाद भी आज जलियांवाला बाग की दीवारों पर उनकेरित है। वहां पर हजारों की संख्या में जनरल ओ डायर ने निहत्ते लोगों को मार दिया गया, निर्दोष लोगों का कत्ल किया गया। उसमें कई बच्चों की और कई महिलाओं की भी जान चली गई। कहते हैं जब तक इसके पास में कारतूस और गोला बारूद खत्म नहीं हुआ, इसने फायरिंग नहीं रोकी थी। यह घटना हो गई जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पूरा भारत एक साथ क्षुब्ध हो गया। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था।
भले इस अमानवीय कृत्य के लिए अंग्रेजों को क्या कहा जा सकता है। दुखी होता है गांधी जी, और गांधी जी कहता है कि आज से हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, आज से हम आपका असहयोग करेंगे। और इस घटना के बाद में जनरल ओ डायर का प्रमोशन किया गया, जनरल ओ डायर को उच्च पद दिया गया, सम्मान की तलवार दी गई, 50,000 पाउंड की राशि दी गई। जनरल ओ डायर को ब्रिटेन का शेर कहा गया। भारतीय लोगों ने मांग की, थोड़े समय बाद जैसे ही भारतीय लोग समझने लगे, उन्होंने मांग की कि आपने ऐसा क्यों किया। तब अंग्रेजों ने जांच के लिए एक आयोग बिठाया, हंटर आयोग। साथियों, हंटर आयोग बिठाया गया और हंटर आयोग ने रिपोर्ट दी कि 389 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बिठाई और तहकीकात कमेटी ने रिपोर्ट दी और कहा कि 1000 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। पूरा पंजाब प्रांत में हर जगह अराजकता फैल जाती है। 1919 की घटना होती है। तब वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जिसने जलियांवाला बाग को, जो ये नरसंहार हुआ था, उसको अपनी आंखों से देखा था। बच्चे का नाम था ऊधम सिंह। तब उसी दिन उस बच्चे ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं ऊधम सिंह बाद में जैसे ही बड़े हुए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में उन्होंने अपना जो नाम रखा, बड़ा ही अचरज का विषय है साथियों। उन्होंने अपना नाम रखा मोहम्मद राम सिंह आजाद। देखिए, राम भी है और मोहम्मद भी है। मोहम्मद राम सिंह आजाद के नाम से ऊधम सिंह इंग्लैंड चला गया। और कहते हैं कि 1839 की बात है, वहां पर एक विश्वविद्यालय में सालाना प्रोग्राम हो रहा था, एनुअल फंक्शन चल रहा था। माइकल ओ डायर अपनी किताबों के बीच में पिस्तौल को छुपा कर ले जाता है और देखता है कि सामने माइकल ओ डायर है। उसे चेतावनी देता है, माइकल ओ डायर, आज मैं 1919 का अपने भाइयों का सभी का तुझसे बदला ले रहा हूं। और ऐसा कहते हुए ऊधम सिंह ने 6 की 6 गोलियां माइकल ओ डायर के मार दी गई। साथियों, कई जगह यह कहा गया है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। गलत बात है, क्योंकि गंगानगर जिले में ऊधम सिंह के नाम पे ऊधम सिंह चौक बना हुआ है। उसमें लिखा गया है जनरल डायर तो अपनी मौत 1935 में मर गया था और माइकल डायर को 1939 में विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में मारा गया था। तो ऐसा व्यक्ति था ऊधम सिंह। पूरा भारत अब अंग्रेजों के खिलाफ है। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ है और कहता मैं सहयोग नहीं करूंगा। साथियों, धन्यवाद।